नमस्कार दोस्तों। कल अपन पढ़ रहे थे पहाड़ नामक कहानी, जिसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम उसे सही से नहीं देख पाए थे। तो आज कुछ अलग किया है, उसमें कुछ थोड़ा बदलाव किया गया है। तो उसमें हम पढ़ेंगे पहाड़ कहानी के बारे में। थोड़ी सी पहले कहानी भी देख लेंगे और उसके बाद में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहाड़ कहानी है, पहाड़ नामक जो कहानी है ये कहानी जो पहाड़ नामक कहानी है, ये कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी है और ये कहानी जलती झाड़ी, ये कहानी जलती झाड़ी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। और ये कहानी संग्रह कब आया था? ये आया था 1965 ईस्वी में। ठीक है। इस कहानी जो जलती झाड़ी नामक कहानी संग्रह है, इसमें जलती झाड़ी, पहाड़, लवर्स, ऐसे कुल मिला के 10 कहानियाँ हैं। ठीक है। और इससे पहले थोड़ा हम निर्मल वर्मा के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कई सारे उपन्यास कहानियाँ लिखी है, जिनमें से इनका जो मुख्य कहानी संग्रह है वो है एक परिंदे नामक कहानी संग्रह है। परिंदे नामक कहानी संग्रह है। ये आया था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में आया था। और इस परिंदे नामक कहानी संग्रह में एक परिंदे नाम की कहानी है, जिसको नामवर सिंह जी ने, डॉक्टर हिंदी के आलोचक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी कहा था। परिंदे कहानी को पहली नई कहानी कहा है। ये पहली नई कहानी कहा है। और इस पहली नई कहानी के बारे में कई विवाद भी हैं, उसके अपन बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे कि नई कहानी क्या है, क्यों इसके ऊपर इतना विवाद है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है। पहले निर्मल वर्मा के बारे में देख लेते हैं। निर्मल वर्मा के एक तो कहानी संग्रह हो गया ये परिंदे नामक कहानी संग्रह, दूसरा हो गया जलती झाड़ी नामक कहानी संग्रह जो 1965 में आया था। उसके बाद में है पिछली गर्मियों में, अगला है पिछली गर्मियों में ये आया था 1968 ईस्वी में। इसके बाद में है बीच बहस ये आया था 1973 ईस्वी में। और उसके बाद में आया था एक कौवे और काला पानी ये आया था 1983 ईस्वी में। ठीक है। और ये सब आए थे, ये है सारे कहानी उपन्यास है। इसके बाद में एक सूखा और अन्य कहानियाँ भी इनके आती है, तो वो कहानी भी आती है इसके अंदर। ठीक है। और इनके बाद में इनके कुछ उपन्यास हैं जिनसे इनको काफ़ी ये प्रसिद्धि मिली और सही काफ़ी फेमस हुए ये उनके। तो एक तो है वे दिन, ये उपन्यास है। ये यूरोप पर के आधार पर, ये क्या कुछ सालों के लिए यूरोप गए थे, वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया जो प्राग में है। ठीक है। तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ दिन वहाँ रहे थे और अलग अलग काम किए थे वहाँ पे। वहाँ उन दिनों को याद करके वे ये लिखते हैं वे दिन, जो उनका 1958 ईस्वी में लिखा गया है। इनका जो वहाँ का वातावरण है वो ये वे दिन के अंदर यूरोप के चेकोस्लोवाकिया के स्थान का वर्णन किया गया है। और वहाँ के
वहाँ पर लिखी गई कहानी है, मतलब कहानी है, उसका जो उपन्यास है उसकी कथा वहाँ की है। इसके अलावा एक है इनका लाल टीन की छत। लाल टीन की छत, ये उपन्यास आया था इनका 1974 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है, इनका एक उपन्यास है एक चिथड़ा, एक चिथड़ा सुख। ठीक है। ये उपन्यास आया था इनका, एक चिथड़ा सुख आया था 1979 में। ठीक है। इसके अलावा एक है रात का रिपोर्टर। इसके अलावा एक है रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, रिपोर्टर, ये आया था 1989 ईस्वी में। ठीक है। और लास्ट है इनका अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य, ये आया था 2000 ईस्वी में। ये इनका अंतिम उपन्यास है। ठीक है। अब अपन थोड़ा नई कहानी के बारे में देख लेते हैं। नई कहानी, इनको नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी जो कहानी है परिंदे, उसको नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी कहा जाता है। कि जो सबसे पहले नई कहानी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उसके ऊपर उनकी कहानी को शामिल किया जाता है। और एक और है जिनको मतलब कई विद्वानों ने, नामवर सिंह जी ने इनकी कहानी को, परिंदे को पहली कहानी कहा है। जबकि एक बच्चन सिंह है, बच्चन सिंह भी एक आलोचक रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वगैरह लिखा है। और इन्होंने मार्कंडे, एक राइटर है, एक लेखक है मार्कंडे, उनकी एक कहानी है दादी नामक। एक राइटर है मार्कंडे, राइटर नाम है मार्कंडे। ठीक है। उनकी कहानी है दादी नामक कहानी को, मार्कंडे की दादी नामक कहानी है, उसको नई कहानी की पहली कहानी माना। तो बाद में जो सर्वमत है लोगों ने हिंदी साहित्य के अंदर इस परिंदे कहानी को हिंदी की नई कहानी की पहली कहानी कहा है। नई कहानी क्या है कि जो प्रेमचंद से पहले अपन ने एक देखा था, वही कहानी के प्रेमचंद को आधार बनाकर कहानी के विभाजन किया गया है, कहानी का विभाजन किया गया है। तो कहानी में पहले प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद और प्रसाद युग, और उसके बाद में आता है प्रेमचंद उत्तर युग। तो प्रेमचंद उत्तर युग के बाद में क्या है कि कहानी आंदोलन कई आंदोलनों में बढ़ता गया, जिसमें कहानी, स कहानी, नई कहानी, जनवादी कहानी, ऐसे करके कई चीज़ें हुई। और ये जो नई कहानी का समय है वो कब का है? ये समय आता है 1955 ईस्वी से 1963 ईस्वी के आसपास, 1963 ईस्वी तक। ठीक है। ये नई कहानी आंदोलन का समय माना जाता है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले हुआ था कि एक भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में कहानी नामक विशेषांक निकला था, जिसमें 18 लेखों की कहानियाँ थी, उनको शामिल किया गया था। और नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, इनके साथ साथ ये प्रवर्तक थे। और इनके साथ साथ निर्मल वर्मा, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि इस कहानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लेखक भी हैं, इनके ऊपर भी है। ठीक है। और जो आज़ादी, ये जो नई कहानी है उसके क्या परिस्थितियाँ रही कि वो पनपी। जो भी कोई कहानी है या फिर कोई उपन्यास है, उसकी जो साहित्यिक विधा में अंदर कोई परिवर्तन आता है या फिर कोई नया रूप उभर के सामने आता है, तो वो उसकी वहाँ की ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर आता है। सामाजिक, धार्मिक और जो परिवर्तन होता है वो किसी न किसी कारणवश होता है। तो वहाँ उस समय ऐसा क्या रहा होगा कि ये सब कुछ नई कहानी सामने आई। तो इसमें क्या है कि आज़ादी के बाद में आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन लेखकों के जो उन्होंने जैसा सोचा था कि कहाँ आज़ादी ऐसी होगी वैसी होगी, वो उनको वैसा लगा नहीं, कि कुछ खास बदलाव हुआ नहीं उनको।
उनको खास बदलाव वाला प्रतीत नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो उनका आज़ादी से मोह वो था, वो मोह भंग हो गया। तो मोह भंग होना सबसे बड़ी बात हो गई थी कि मोह भंग होना, किसी चीज़ से किसी विरक्ति आ जाती है कि यार जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो ये बड़ी दुख की बात होती है। तो इसके बाद में जो आज़ादी से मोह भंग हुआ और उसके अलावा शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। वहाँ जाके जो रोजगार के चक्कर में वहाँ गए, वहाँ उनको रोजगार मिला, ये तो ठीक है, रोजगार मिला, सब कुछ हुआ, पर वहाँ वो आदमी समाज से कट गया, अपने परिवार से कट गया, वो अकेला रहने लग गया। और अकेले के अंदर क्या होता है, फिर अकेलेपन हो गया, उसके बाद अलगाव हो गया, वहाँ से उनके जो संबंध टूट गए थे, और इसके कारण वो निरर्थक जीवन जीने लग को मजबूर हो गया, व्यथा में मतलब मजबूर हो गया। ठीक है। तो और इसके अलावा और भी कई कारण हैं, समाज में भी कई बदलाव आए। एक तो ये हो गया अकेलेपन की त्रासदी वगैरह झेलने लग गया वो आदमी समाज से बाहर जाके। ठीक है। और दूसरा है कि ये अपन एक बार लिखते चलते हैं साथ में, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्यों हुए। ठीक है। शहरीकरण हुआ, शहरीकरण के कारण बाहर गए लोगों को रोजगार की मतलब चीज़ें, रोजगार उपलब्ध हुआ। उसके अलावा रोजगार के साथ साथ ही शहरीकरण के कारण वो अपने परिवार से बिछड़ गया, संबंधहीन और अकेला जीवन जीने को मजबूर हो गया। ठीक है। और उसके बाद में मध्य वर्ग का उदय हुआ। इससे पहले अपन देखते हैं प्रेमचंद वगैरह इनकी कहानियों में क्या था, या तो उच्च वर्ग का वर्णन होता है या निम्न वर्ग का वर्णन होता है, मध्य वर्ग कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक है। जैसे उच्च वर्ग का मतलब जैसे देख सकते हैं बड़े घर की बेटी है, प्रेमचंद की कहानी है। कफन है तो उसमें निम्न वर्ग का है, जैसे पूस की रात हमने पढ़ा था, उसमें निम्न वर्ग का वर्णन है, जहाँ पे वो किसान है, वो वहाँ पे खेती वेती करने के चक्कर में है, बस कोई बड़ा मध्य वर्ग नहीं है कि जो मतलब अमीरी और गरीबी के बीच में पिस रहा हो, वो कहीं अपना जीवन काट रहा हो, वैसा कहीं नहीं दिखाई देता। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा भी लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगी। तो इसमें अपन लिख के चलते हैं, शहरीकरण, मध्य वर्ग का उदय, मध्य वर्ग का उदय और शिक्षित समूह हो गया, शिक्षा की पहुंच वर्ग के पास, शिक्षित वर्ग का उदय। शिक्षा जब आसानी से उपलब्ध होने लगी तो सब जगह पहुंचने लगी, और उसके कारण कई शिक्षा जब आती है, आप भी हम कहते हैं ना कि सब चीज़ों को अगर किसी को आप कोई भी परेशानी से अगर हटाना चाहते हैं तो उसको समाज को शिक्षित कर दीजिए। किसी समाज में अगर कोई रूढ़ियाँ हैं, कोई गलत चीज़ें हो रही है, तो उस समाज को शिक्षित करना हमारा दायित्व है, और उससे वो सारा बदलाव आएगा। ठीक है। तो शिक्षित वर्ग भी हुआ, का उदय हुआ। स्त्रियों के अंदर शिक्षा आने लगी, स्त्रियों के पास भी शिक्षा आई। तो पारिवारिक जो ढांचा था, जो पारिवारिक ढांचा था, जहाँ जहाँ पुरुष और महिला के बीच में जो संबंध थे, उनमें भी कहीं ना कहीं बिखराव देखा जाने लगा। जब स्त्रियों के पास शिक्षा आने लगी तो वो स्वतंत्र हो गई, वो अपना काम करने लगी, वो भी अपने अधिकारों के लिए फिर मतलब सजग हो गई। तो उसमें भी फिर पारिवारिक ढांचे में बदलाव हुआ, क्योंकि स्त्रियां पहले पुरुष और वो सिर्फ पुरुष के ऊपर डिपेंड थी। उसके बाद आज़ादी के बाद में वो जब शिक्षा मिली तो स्त्रियों ने कहा नहीं भाई, हमारा भी एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है, तो हम सिर्फ आपके ऊपर निर्भर नहीं है। तो स्त्री पुरुषों के बीच में जो होने लगा, इसके कारण जो बदलाव आने लगा, तो उसके कारण पारिवारिक जो ढांचा था उसमें भी कहीं ना कहीं टूटने की कगार आ गई, टूटने की स्थिति आ गई। और जो यौन नैतिकता है कि भाई किसी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए जो नैतिकता थी कि भाई पहले तो सिर्फ के पति पत्नी के बीच में ही ये रिश्ता होना चाहिए, वो बाद में जब शिक्षा आने लगी और मध्य वर्ग के अंदर जब अलग अलग पारिवारिक ढांचा टूटने लगा, तो ये सब कुछ दूसरी जगह भी यौन नैतिकता खारिज हो गई। लोग किसी के साथ भी यौन संबंध बनाने लग गए, उनके मतलब वो कह रहे हैं आज़ादी के हमारी आज़ादी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर बाद में क्या था, पहले समाज का हित होता था किसी भी वर्ग के अंदर। अपन देखते हैं ना कहानी के अंदर या फिर कहीं भी देखते हैं, तो पहले जो था उसमें समाज पहले था, उसके बाद में समाज का जो हित है वो पहले था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे व्यक्ति हित पहले आ गया। जो व्यक्ति का अपना पर्सनल हित है, जो उनके
अपने फायदे की चीज़ है वो उसके ऊपर बात करने लगा, वो सर्वोपरि हो गया। पहले तो ये था कि समाज सबसे ऊपर है, समाज के उसके उनके बिना कोई काम नहीं करना, समाज सबसे महत्वपूर्ण है और समाज के को अपन समाज के अलावा और कोई चीज़ नहीं देख सकते कि समाज में जो समाज का हित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, खुद का बाद में देखेंगे। इसकी जगह यहाँ हो गया कि जो अपना हित है वो सर्वोपरि है, समाज गया बाढ़ में, अपन तो भाई अपना हित देखेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा जो बाद में क्या था कि और भी नई कहानी में, ये तो परिस्थितियाँ थी उसकी कि कैसे नई कहानी आई शहरी जीवन में, बदलाव, मध्य वर्ग, आदमी पिस रहा है, वो समाज के साथ होते हुए भी अकेलेपन से जूझ रहा है। किसी मतलब जैसे पति पत्नी है, दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं पर वो फिर भी टूट रहे हैं, फिर भी वो अपने आप में ही कहीं बिजी है, अकेले हैं, ये देखने को मिलता है। और उसके बाद में नई कहानी ने वो अलग क्यों मानते हैं भाई कि नई कहानी कहते हैं कि नई कहानी अलग है। नई कहानी कहती है, उनके 4-5 मुख्य तत्व है। नई कहानी कहती है इसमें जो कोई उद्देश्य होता है ना, वो उसकी कुछ चीज़ें नहीं रही कि भाई उसका कोई कहानी कोई उद्देश्य लेकर नहीं चलती। उसका जैसे प्रेमचंद में होता है कि वो गरीबी किसान का वर्णन करना चाहता है, उसकी गरीबी दर्शाना चाहता है, या फिर कुछ भी। जैसे प्रसाद की हमने कहानी देखी थी गुंडा, उसमें उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत युवाओं को और उनको लोगों को सजग किया जाए, और जो आत्म उत्सर्ग की बात है, जो आत्म बलिदान की बात है, और वो बात तो वहाँ पे सामने रखी जाए। जबकि यहाँ वो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता। यहाँ कहते हैं कि जैसी कहानी है, जैसी जीवन की वास्तविकता है, उसको बस प्रस्तुत करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है, खास उद्देश्य लेके कोई कहानी नहीं चलती है। ये कहानी कहती है कि जो वास्तविक है, उद्देश्य नहीं, ये कहती है कि जो वास्तविक है, वास्तविकता है, उसे प्रस्तुत भर कर देना, प्रस्तुत भर कर देना चाहती है। ये चाहती है कि भाई कि जो वास्तविकता है वो बस खाली हमारे सामने मतलब उसको प्रस्तुत कर दें, और कुछ भी हम उसमें उद्देश्य वगैरह लेके नहीं चले। और ये कहते हैं कि इसके बाद में जो कथानक है, जिससे पहले की कहानी में होता था कि भाई पहले शुरुआत में कोई कहानी बन रही है, फिर उसको पढ़ते हुए मतलब बीच में उसका लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है, उसके बाद में अंत भी होता है उसका। यहाँ पे वो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कहानी है, वो जो कथानक है, वो बिखराव का कथानक है। मतलब कहानी में बिखराव आ गया, कहीं से भी कोई भी कहानी कैसे भी स्टार्ट हो रही है, आप समझ नहीं पाओगे कोई कहानी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। और पता चलता है कि कुछ भी हो रहा है। अपन एक जैसे अपन पढ़ेंगे ना, जैसे रोज जो अभी पढ़ी थी, रोज कहानी पढ़ी थी अज्ञे की, उसमें हमने देखा था कुछ भी ऐसा अलग से नहीं हो रहा है। एक कहानी कहीं से स्टार्ट हुई है, ऊब वाली कहानी है, भटक रहे हैं, जबकि उद्देश्य में किसी दूसरे में होता है भी कि पुरानी कहानी पढ़ी थी, जैसे गुंडा कहानी पढ़ी थी, उसमें अपन को एक उद्देश्य और उनका जो वो है सामने दिखता है। कथानक एकदम कैसे के कैसे बनता है, ऊपर जाता है, और शुरुआत होती है उसका, फिर मध्य होता है, और उसके बाद में अंत भी होता है, एक निश्चित प्रकार का अंत दिखाई देता है। जबकि यहाँ है कि ये कहानी जो बिखराव है उसमें, नई कहानी के अंदर, क्यों वो कहते हैं कि जब जीवन में ही बिखराव है तो कहानी में बिखराव क्यों नहीं होगा। कि जीवन में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी चीज़ें सही चल रही है, कौन सी गलत चल रही है, जो हमें समाज में ही समझ में नहीं आ रहा, जीवन में समझ में नहीं आ रहा, तो कहानी में हम कैसे लिख दें कि भाई ये कुछ भी झूठा चीज़ें। और यहाँ पे एक और तत्व है सामने आता है कि यहाँ संयोग कुछ भी नहीं होता, अचानक कुछ भी घटित नहीं होता। जैसे पहले कहानी में होता है ना कि अचानक से कुछ हो गया और सब बदल गया। प्रेमचंद की कहानियों में भी यही था, पहले आदर्शवाद रूप है, लास्ट में जाते हुए मतलब आदर्श स्थापित करने की कोशिश करते हैं पे कि सब कुछ ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, हद्य परिवर्तन हो गया। ये कह रहे हैं ऐसा कोई हद्य परिवर्तन वगैरह नहीं होता, जो हो रहा है वो सहज रूप से हो रहा है, अचानक से कुछ घटित नहीं हो रहा, चमत्कारिक कुछ भी नहीं लगता। और कहानी के केंद्र में मध्य वर्ग आ गया। जो कहानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में थी, वो जो ये है वो आ गया, मध्य वर्ग आ गया। तो ये कहानियाँ हैं जो नई कहानी है, वो सारी की सारी इसमें ये कई सारे लेखक आएंगे, जैसे निर्मल वर्मा है, मोहन राकेश है, जैसे मैंने बताया था ना अभी नाम, मोहन राकेश है, मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोबती है, उषा पिरिवंदा है, जिसकी अगली कहानी अपन पढ़ेंगे, वापसी कहानी है, आपको एक सिलेबस में लगी हुई है, तो वो भी देखेंगे अपन। निर्मल वर्मा है, राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है। इनकी कहानियों में ये बिखराव, ये जो शहर का इंसान है उसके अंदर चलती है सारी चीज़ें हैं। तो अपन ये देखेंगे। पहाड़ कहानी है। पहाड़ कहानी में क्या है कि एक पति पत्नी है,
जो कहीं शहर में रह रहे हैं, वो पति है आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर यानी कि जो काम करता है, नक्शे वगैरह बनाता है, भवन निर्माण का कार्य करता है। तो उनके अंदर एक उन और जो अपन देखेंगे निर्मल वर्मा की कहानियों में क्या है कि जैसे अज्ञे की कहानी हमने पढ़ी रोज, तो उसमें क्या है कि अज्ञे के यहाँ पे जो प्रेजेंट में चीज़ें होती है, जो जो घट रहा है वो घटित आज के समय होगा है। तो वहाँ पे भी शहरी वर्ग भी है, उबासी है, मतलब उबासी नहीं, वो ऊब है शहरी वर्ग से की आपसी मतलब अकेलेपन की त्रासदी वगैरह सब देखने को मिलती है। लेकिन वो सारी की सारी ऊब अकेलापन वगैरह है वो आज में घटित हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि निर्मल वर्मा के यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ऊब है, अकेलापन है, त्रासदी है, सब कुछ है। लेकिन वो सारी की सारी अपने जीवन से निरर्थकता बोझ से भर गया है आदमी। वो सारी चीज़ें फिर अतीत में जाके कहीं सुख का जो स्थान है वहाँ जाके वो वहाँ शरण लेता है कि वो जो दिन थे वो, जैसे अपन भी कहते हैं ना भाई आजकल पढ़ा लिया इतना, कोई 10 घर वाला कहता है कि 10वीं कर लो फिर से आराम ही आराम है, फिर कहते हैं 12वीं कर लो फिर आराम ही आराम है। अब कॉलेज कर लो भाई साहब, 2 साल 4 साल कर लो फिर आराम ही आराम है। और पता चलता है कि आराम तो कोई है ही नहीं, सारा सब तो यहीं भटकते फिर रहे अपन। तो वैसा ही है, ये भी जीवन का ही बिखराव है, इसमें भी अपन को पता नहीं चलता कहाँ कुछ है क्या नहीं है। तो वो अतीत में फिर अपन जाके बैठते हैं, सोचते हैं कि यार इससे अच्छा तो बचपन था, कोई ना किसी से लेना देना, खाओ पियो मौज करो ऐश करो और सब कुछ सब प्यार करते थे। अब तो थोड़ा ऐसे देखते हैं, घर वाले भी ऐसे देखते हैं कि क्या कर रहा है पता नहीं, ये न्याल करेगा हमको, वो वाली बातें हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही है। फिर वो पति पत्नी है दोनों, बच्चा है, बच्चे को मतलब एक तरह से प्रतीक के रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने ये बातें की है कि जो कहते हैं ना, उन्होंने जो जीवन अपना जिया था, खुशी के समय जो जीवन जिया था, वो उसके अंदर पहाड़ों का चित्रण है। तो पहाड़ उसके यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, जो निर्मल वर्मा के जीवन में भी निर्मल वर्मा। और ये कहते हैं जो नई कहानी है वो कहते हैं कि जो भोगा हुआ यथार्थ है, जो हमने जिया है वही लिखा जाना चाहिए, फालतू का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इनकी कहानियों में ये भी देखने को मिलता है अपने, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय पहाड़ों पे बिताया है, तो पहाड़ी जीवन वगैरह हमको सामने दिखाई देता है, इनका पहाड़ी जीवन का चित्रण दिखाई देता है, पहाड़ी कैसे वहाँ पे देखने को, पहाड़ इनके यहाँ पे अतीत और पहाड़ निर्मल वर्मा की कहानियों में हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में भी यही है, एक पहाड़ मतलब वो बच्चे हैं और उन पति पत्नी ने अपना जो शादी के बाद का जीवन है वो पहाड़ पे बिताया था, फिर वो शहर में आ गए, फिर बच्चा हो गया, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये निर्मल वर्मा यहाँ कहते हैं कि मेरे को सुखी दंपति देखना अच्छा लगता है, और वो तब भी जब वो एक दूसरे से प्रेम करे तब तो मुझे एक रहस्य लगता है उनके बीच में कि आज के जीवन में सुखी दंपति है, मतलब जहाँ पे बिखराव है, रिश्ते टूट रहे हैं, वहाँ पे भी एक दंपति है जो पति पत्नी है वो सुखी है, कैसे हो सकते हैं, और उनके प्यार भी है, ये तो होना नामुमकिन की जैसी बात थी। तो उस समय का मतलब जो यथार्थ था उससे मतलब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ें मेरे को मतलब रहस्य लगता है एकदम से। तो ये प्रेम प्रेमिका है, जो जो पति पत्नी है, उनके अतीत में उन्होंने प्रेम जो समय बिताया था वो पहाड़ों पे बिताया था, तो वो घर पे बात करते थे एक पहाड़ों पे। तो ये हो सकता है एक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं कि बच्चा हमेशा कहता है कि माँ हम पहाड़ पे चलेंगे, फिर वो पहाड़ पे जाते हैं, फिर बच्चा कहता है माँ हम पहाड़ पे चलेंगे, पहाड़ पे पहुँच, माँ बाप कहते हैं कि अरे हम पहुँच तो गए, ये पहाड़ ही तो है, तुम्हें नहीं पता। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये पहाड़ है, फिर वो सुबह और दिखाने लग जाते हैं कि वो देखो वहाँ, तो वहाँ जाएंगे हम। मतलब उनको वो कह रहा है कि एक तरह से वो देखे तो प्रतीक के रूप में भी है कि वो घर पे जब जो खुशी आदमी होता है ना, किसी चीज़ में अतीत में जब खुश होता है तो वो कहता है कि हमें वहाँ पे जो खुशी मिली थी, तो हम भी कहते हैं कि यार वैसा हमें भी मिल जाए। तो जो बच्चा वगैरह है उसको कहीं खुशी नहीं मिली, वो अकेले में बड़ा हुआ है, वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया होगा उसको, उसके ऊपर। तो वो कहता है कि ये माँ बाप हमेशा पहाड़ों की बातें करते हैं तब कितना खुश होते हैं, तो हो सकता है कि अपन उनको भाई पहाड़ पे चले जाएं तो वहाँ पे खुशी मिल जाएगी। लेकिन जो वो पहाड़ पे जाते हैं तो भी उनको वो खुशी नहीं मिलती, तो वो बच्चा कहता है कि क्या वहाँ हम चलेंगे। तो ये कहानी है, ये कहानी देख लेते हैं अपन, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। क्या क्या इस बार हम पहाड़ों पर जाएंगे? हर रात सोने से पहले वो एक ही प्रश्न पूछता था। माँ की आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे पर टिक जाती, पिता की पेंसिल, वे आर्किटेक्ट थे, कागज पर घूमती हुई क्षण भर के लिए एक जगह ठिठक कर फिर घूमने लगती। दोनों ही शुरू में अनिश्चित थे, हर पतझड़ के संग पूरा एक बरस निकल जाता। समय के बीतने के संग वो बड़ा होता गया था, पिता अभी युवा थे और माँ वो अब भी अपने पति को चाहती थी। मुझे सुखी दंपति देखने अच्छे लगते हैं, और जब वे एक दूसरे को चाहते भी हों तो वह एक रहस्यमय चमत्कार सा लगता है। दोनों की पुरानी स्मृतियां थी, और ऐसी नहीं कि एक की अलग हो और दूसरे की अलग,
बल्कि एक दूसरे पर टिकी हुई ताश के घर की तरह, जिसमें एक पत्ता दूसरे से जुड़कर ही खड़ा रह पाता है। समय के संग एक एक पत्ता जुड़ता गया था और अब वे एक दूसरे के संग इस तरह घुल मिल गए थे कि ये कहना मुश्किल था कि कौन सा पत्ता किसका है, या शुरू में किसका था, फिर वो बच्चा भी था। अक्सर होता यह है कि बच्चे के आने पर पति पत्नी अनायास एक दूसरे के प्रति कुछ थोड़ा सा विरक्त हो जाते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को लेकिन बच्चे के माध्यम से, और ये शुरुआत होती है अंत होने की। किंतु इस दंपत्ति के संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा होता गया था, दोनों के बीच नहीं बल्कि अपने में अलग। जब वे उसकी ओर देखते तो उन्हें हल्का सा आश्चर्य होता। उसका चेहरा एल्बम में लगी पुरानी फोटो से जान पड़ता। जब वे खुद छोटे थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्हें यह चीज़ बहुत विस्मयकारी सी जान पड़ती थी कि कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब उनकी स्मृतियाँ एक दूसरे को लेकर नहीं बनी थी और वह एक दूसरे से पृथक अपने में अलग अलग जी रहे थे। उन्हें यह असंभव लगता और वह इस पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उन्हें उन स्मृतियों से ही संतोष था जो उनकी अपनी थी। उनके बाहर जो कुछ था वो बाहर था, उसमें झांकने की उसमें कोई लालसा नहीं थी। इन स्मृतियों में एक खास जगह बना ली थी पहाड़ों ने। हर रात सोने से पहले बच्चा उनसे पूछता था, क्या इस साल हम वहाँ जाएंगे? वे उसे समझाने की कोशिश करते और बच्चे की आंखें उसमें से खुली रहती। ऐसे ही एक के बाद एक वर्ष गुजरता गया। फिर एक साल अक्टूबर के महीने में जब पत्ते झड़ने लगते हैं, वे यहाँ आए थे। दोनों को यह पहाड़ी स्टेशन बहुत प्रिय था। विवाह के बाद कुछ दिनों के लिए वे यहाँ आए थे। रिज की बेंच, लोअर बाजार जाने वाली पगडंडी, पुराने चर्च यार्ड का कोना जहाँ वे अक्सर बैठते थे। होटल पुराना परिचित था। उन दिनों बहुत से कमरे खाली पड़े थे। शायद पतझड़ के कारण बहुत कम टूरिस्ट यहाँ आए थे। सौभाग्यवश उन्हें वो कमरा भी मिल गया था जहाँ अरसा पहले उन्होंने अपनी सुखद रातें एक साथ गुजारी थी। यात्रा की थकान के कारण वे उस दिन होटल के कमरे में ही रहे थे। बच्चा सोता रहा था। दोनों बेसुध से लेटे रहे थे, एक दूसरे की बाहों में। पति बार बार उसके होठों, उसकी आंखों, उसके बालों को चूमता हुआ कहता था, आखिर हम आ गए। बाहर पतझड़ का हरा आलोक था और भुरभुराए पत्तों की बोझिल गंध जो हवा में ठहर गई थी। बच्चा जो जाग गया था चुपचाप अपने माता पिता को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थी और जैसा कि कुछ बच्चों में होता है, उन आंखों का समुच्ची देह से कोई संबंध नहीं जान पड़ता था। तुम जाग गए? माँ ने पास आकर उसके माथे पर हाथ रख दिया और वो अपलक देख रहा था जैसे उसकी माँ एक गुड़िया हो। क्या आज हम जाएंगे? उसने शांत स्वर में पूछा। कहाँ? पहाड़ों पर। पागल, हम आ तो गए। तुमने बाहर देखा नहीं? वे यहाँ हर जगह है। हर जगह है यानी मतलब यह भी एक प्रतीक के रूप में भी हो सकता है कि परिवार के बीच में एक, जैसे होता है ना भाई, कहते हैं अपन के दीवार बन गई दो लोगों के बीच में छोटी सी गलती से, तो वो पत्नी भी ये कह रही है कि वो यहाँ हर जगह है पहाड़। तो एक तरह से ऐसे भी हो सकता है और एक तरह का अपन देखें तो वो ऐसे भी हो सकता है कि आपसी जो रिश्तों में है वो हर जगह पहाड़ ही पहाड़ बने हुए हैं, कहीं पे भी मतलब वो नहीं है। तो ठीक है। बच्चा गुमसुम सा बारी बारी से अपने माता पिता को देखता रहा। आज शाम ऊपर रिज की तरफ जाएंगे, वहाँ से तुम उसे देख सकोगे। अंधेरा होने से पहले वे ऊपर चढ़े थे। बच्चे ने गोद में आने से इनकार कर दिया। वो उनके संग पैदल ही चल रहा था। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। शुरू जाड़े के हल्के बादल थे और वे बहुत सफ़ेद थे। समूचे पहाड़ी शहर पर एक पीली सी छाया उतर आई थी। आखिर धूप के धब्बे चीड़ की सुइयों पर लिपट गए थे सोने के छल्लों से और हवा खामोश थी। क्या हम आ गए? उत्तर में माँ ने बच्चे की ओर देखा और हंस दी। माल रोड पार करने के बाद लाइब्रेरी आई जो चर्च के सामने थी। लाइब्रेरी की लंबी खिड़कियों पर पत्तों की बेल झूल रही थी। जब कभी हवा का हल्का सा झोंका आता, उसकी छाया क्रोशिया से काटे गए बेल बूटों की दीवार पर डोल जाती थी। सब वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला। क्या हम आ गए? इस बार कोशिश के बावजूद बच्चा अपनी उत्तेजना नहीं दबा सका। इतनी चढ़ाई पैदल पार करने के बाद उसकी आंखें जोरग्रस्त हो आई थी। मतलब बुखार में उसकी आंखें, इतनी पैदल चलने से उसको लग रहा था जैसे बुखार वगैरह हो गया है। क्या तुम देखते नहीं? पिता ने कहा। उधर वे क्या है? बच्चे की आंखें पिता की अंगुली की दिशा में उठ गई। बीच में नीले जंगलों के झुरमुट थे और उनके परे बादलों की सुरमई रेखा। मौसम असाधारण रूप से साफ था। हवा के आर पार पारदर्शी धूप थी, चाकू की धार सी पैनी बीच के कोनों हाशियों को तराशती हुई। और उनके ऊपर वे दूर खड़े थे वे खड़े थे, नंगी बर्फ में लिपटे हुए, खामोश और खुद अपनी खामोशी से आतंकित। तो यह मतलब एक तरह से वो दिखाया गया है कि
पहाड़ है वो खामोश है, एक तरह से खुद की खामोशी से आतंकित है। अब ना उनके पास कुछ बात करने को है ना, वैसे ही वो आज आज के मानव जीवन में भी वही है कि लोगों के पास कुछ है ही नहीं, वो अकेले में अपने में जूझ रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप अकेलापन है उनके जीवन में। बच्चे की जबरदस्त आंखें असाधारण रूप से चमकने लगी थी। क्या हम वहां जाएंगे? इस पर मां नहीं हंस सकी। उसके छोटे से स्वर में एक अजीब परायापन सा था जिसे दोनों ने पहचान लिया था। तुम कैसे हो? हमें यहीं तो आना था, पिता ने कहा। उसके स्वर में दबी सी झुंझलाहट थी। फिर उन्हें अपनी ही झुंझलाहट पर शर्म सी हो आई और दूसरी ओर देखने लगे। हाँ, हमें यहीं तक आना था, माँ ने कहा, जैसे वो सोती हुई बोल रही हो। यहीं तक? आगे पहाड़ियाँ थी, धूप की सुनहरी आभा में रंगी हुई, चुप और स्तब्ध थी। चारों ओर था रिज का समतल मैदान और पुराना चर्च। खिड़कियों के स्टेन ग्लास पर एक तिरछी किरण आ लेटी थी और दूर से लगता था जैसे वो टूटे कांच की दरार हो, सिर्फ भ्रम था और कुछ नहीं। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? पति ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो क्षण भर के लिए कांप गई थी और पति ने उसे देख लिया था। वे रिज के कोने में खड़े थे। सामने हवाघर की बेंचें थी और उसके ऊपर लकड़ी का जंगला था। नीचे घास की ढलान थी जहाँ इक्के दुक्के जुगनू चमक जाते थे। सामने बेंच थी, वो खाली थी और उस पर धीरे धीरे धूल और धूल से सने पत्ते इकट्ठे होते गए थे। वो बहुत साधारण थी और कोई भी नहीं कह सकता था कि कभी कोई उस पर बैठा होगा। लगता था मुद्दत से वो ऐसे ही खाली पड़ी है। कुछ देर तक वे उसे देखते रहे, मानो किसी बहुत पुरानी चीज को पहचान पाने की चेष्टा कर रहे हो। न जाने क्यों, चाहने पर भी वे उस क्षण एक दूसरे को छूने का साहस नहीं कर पाए। तो इसमें भी मतलब एक तरह से प्रतीक है कि भाई उनके जो प्रेम की जो चीज़ें थी वो कई दिनों से ऐसे खाली टाइप पड़ी हुई है, अकेले में बैठे हैं, बच्चे को चाक के भी उनके बीच में है। तो वो एक बेंच का भी मतलब उसमें प्रतीक के रूप में भी आया है कि वो खाली पड़ी है, जैसे लगता है कि कई दिनों से उसके ऊपर मतलब कोई बैठा नहीं हो। तो वैसे भी उनको भी लगता है कि वो साथ में तो है लेकिन लगता है कि प्रेम कभी किया ही नहीं, उन्होंने कभी प्रेम की नज़र से देखा ही नहीं एक दूसरे को। बच्चा बेंच पर सिर टिकाए सो गया था। सामने पहाड़ियाँ थी जो धीरे धीरे पतझड़ के नरम और चमकीले अंधकार में डूबने लगी थी। पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह सिहर सी गई और उसने धीरे से उसका हाथ अलग कर दिया। क्या बात है? पति ने तनिक संसिक्त स्वर में पूछा। मुझे लगता है हमें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसने बच्चे की ओर देखा और फिर सहसा उसकी आंखें अंधेरे के उस सुदूर धब्बे पर उठ गई जहाँ कुछ देर पहले पहाड़ थे और अब कुछ भी नहीं। हमें इसे यहाँ नहीं लाना था, उसने कहा। अरे कुछ भी नहीं, वापस होटल जाने पर यह सब कुछ भूल जाएगा। हाँ, सब कुछ, पत्नी ने कहा, किंतु पति ने उसका स्वर नहीं सुना। वो बहुत धीमा रहा होगा, उसका ध्यान भटक गया था और वो अपने होटल के कमरे के बारे में सोचने लगा था जहाँ वर्षों पहले उन दोनों ने कुछ बहुत सुखद रातें गुजारी थी। अचानक उसका मन उल्लसित हो आया। देखा, देखो, बादल कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। और वो जैसे आधी नींद से जाग उठी हो। हाँ, कुछ भी नहीं, उसने कहा। पति ने उसकी ओर देखा। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, मैं ठीक हूँ। पति ने आश्वस्त होकर लंबी सांस ली और उसे पास खींचकर धीरे से चूम लिया। मुझे सुखी दंपति देखने अच्छे लगते हैं और जब वे एक दूसरे को चाहते भी हों तो वे एक रहस्यमय चमत्कार सा लगता है। तो यहाँ पे भी मतलब लेखक ने एक प्रतीक के रूप में भी कई चीज़ें दिखाई है। वो कहते हैं एक बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि वो आगे आया तो अब उसको ऐसी ऊब वगैरह दिखी है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब पति कहता है कोई बात नहीं, वो वापस होटल जाती है, वो सब कुछ भूल जाएगा। तो पत्नी भी कहती है कि हाँ, भूल तो जाएगा लेकिन सब कुछ भूल जाएगा। तो वो वही है कि उनकी तरह ही कि वो आए थे, उन्होंने प्यार किया, फिर वो शहर चले गए, तो उसके बाद में वो भी सब कुछ भूल गए। तो पत्नी भी वो ऐसी तरीके से दिखेगी। इसमें मतलब वो है कि उनके बाद में जो एक तनाव, एक अलगाव पैदा हो गया। इसमें आपको कहीं कथानक कहीं नहीं दिखता, कुछ भी चल रहा है, उठपटांग की कहानी आ गई उसमें चल रहा है। ठीक है। तो ये कहानी थी पहाड़ कहानी, जिसमें पति पत्नी है, छोटे से 3 चरित्र हैं, पति पत्नी और उसका बच्चा, जो पहाड़ों पे मतलब उनकी जो सुखद स्मृतियां हैं वो पहाड़ों पे बनी हुई है पति पत्नी की। और बच्चा भी चाहता है कि वो सुखद स्मृतियों में रहे। एक दिन वो आप चले जाते हैं, वो जब आप बच्चा भी वो पूछता रहता है कि हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। तो पत्नी कहती है कि इसको नहीं लाना चाहिए था। पति कहता है कोई बात नहीं, ये सब भूल जाएगा। तो वैसे ही पत्नी भी कहती है हाँ, सब भूल जाएंगे, धीरे से कहती है वगैरह। तो एक तरह से उनके बीच में जो रिश्ते में खटास चल रही है लेकिन किसी को पता नहीं चलता। तो लेखक कहता है कि मेरे को सुखी दंपति जो अच्छे लगते हैं और वो जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रहस्यमय लगते हैं।
तो एक तरह से रहस्यमय ही है कि वो प्यार भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज के ज़माने में ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ लेना और बाकी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।